हेलो। क्लास 12 के लिए आज ये लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम देखे थे कूलम्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो आज भी उसी कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल पढ़ना है। यहाँ पे छोटा सा ही टॉपिक है, पर उसको यूज़ करके और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर कुछ जानेंगे परमिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उसी से। यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ए नंबर ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स मोर देन 2 मान के चल सकते हैं, मोर देन 2 चार्जेस। सपोज यहाँ पे लिखा है व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, दैट मीन्स कहीं पे हैं, मतलब कुछ चार्जेस मिलके एक सिस्टम बनाए हैं, दे आर इंटरेक्टिंग। तो वहाँ पे अगर किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स अगर निकालना है, सीधे टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, उनमें से किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स अगर निकालेंगे, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो उसके ऊपर बाकी जितने भी चार्ज हैं, सब जितने भी फोर्स दे रहे होंगे इंडिविजुअली, यहाँ पे एक होगा वो एक दे रहा होगा, यहाँ पे होगा वो भी एक दे रहा होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा। जो भी फोर्स होगा, हमें टोटल फोर्स कैसे मिलेगा? अगर सभी फोर्सेस के लिए हम उनके वेक्टर सम करेंगे। फोर्स एक वेक्टर है, यहाँ पे सिंपली मैग्नीट्यूड को ऐड कर देने से टोटल फोर्स नहीं निकलेगा। वेक्टर है तो उनके डायरेक्शन को, वेक्टर्स के बीच में एंगल को, ये सब कंसिडर करके, जो हम तुम लोग पढ़ चुके हो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो भी पढ़े हो वेक्टर एडिशन के लिए, उसको यूज करके यहाँ पे नेट फोर्स निकालना होगा। तो अगर स्केलर होता तो एल्जेब्रिक समेशन ले लेते, पर ये वेक्टर है इसलिए ज्योमेट्रिकली इसका समेशन निकालना होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ये क्लियर हो जाओगे। ठीक है, फिर भी सिंबलिकली अगर इसी स्टेटमेंट को अगर रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? सीधे ओके, तो यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस बोल रहा है, सपोज n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएगा। ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस, सपोज क्या क्या है चार्जेस? Q1 है, Q2 है, Q3, ऐसे करके अप टू Qn, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चार्जेस हैं अप टू n, Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस। तो हमें सपोज Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे तो ये सभी इंडिविजुअली इस पे जितना फोर्स दे रहे हैं सबका वेक्टर सम लेना है। ठीक है, वेक्टर सम। तो देखो, अगर हम निकालते हैं F1 वेक्टर, ठीक है, F1 मतलब फोर्स ऑन Q1, तो वो क्या होगा? F12 मतलब क्या होता है? ऐसा सिंबल एक बार पढ़े हैं वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन वन Q1 बाय Q2। ठीक है, वैसे ही F13 फोर्स ऑन Q1 बाय Q3। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम वेक्टर सम करते जाएंगे। F1n फोर्स ऑन Q1 बाय Qn, तो Q1 के ऊपर बाकी सब जितने भी फोर्स दे रहे हैं सबका वेक्टर समेशन। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें तो क्या लिख सकते हैं इसको? ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे? Q1 के ऊपर निकाल रहे हैं, Q1 Q2 बाय क्या होगा यहाँ पे? R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का क्यूब
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। याद आ रहा है? वेक्टर फॉर्म ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है ना? ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 होगा, Q1 के ऊपर Q3 चार्ज डिवाइडेड बाय R1 माइनस R3, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और फिर ये वेक्टर, ठीक है? वैसे ऐसे करके nth के लिए 1/4πε0 Q1 Qn बाय R1 माइनस Rn का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस Rn, ये होगा। ऐसे ही इंडिविजुअली Q1 के ऊपर सभी के फोर्सेस को वेक्टर समेशन लेना है। यहाँ पे सिंपली अलजेब्रिक समेशन नहीं है, ये वेक्टर्स भी लिखे हैं ना यहाँ पे डायरेक्शन में, तो वेक्टर समेशन यहाँ पे लेना है, ठीक है? तो सिंबलिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका जियोमेट्री हमें दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग एंगल का कंसेप्ट यूज करके हमें निकालना है। क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं रिकॉल कर दूं, हम लास्ट क्लास जो कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, वहाँ पे भी हम कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किए हैं। जहाँ पे था मिडिल में चार्ज, उसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स कैसे कर रहे थे, इसके लिए फोर्स इक्वल टू इसके लिए फोर्स। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसके लिए फोर्स इस डायरेक्शन में, उसके लिए फोर्स ऑपोजिट में, तो वेक्टर सम करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0, वही था ये, ठीक है ना? वो वेक्टर सम ही ले रहे थे, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वेक्टर सम n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होंगे। सपोज ये क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, ठीक है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, ठीक है? सभी साइड सपोज a है, स्मॉल a, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है? इक्विलेटरल है मतलब ये सब 60 डिग्री। अच्छा, सपोज यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, पॉजिटिव चार्ज है सब। तो क्वेश्चन ये है, इस चार्ज के ऊपर सपोज ये ABC पॉइंट होता, नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट C, ऐसे बोलेगा ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट C। C पॉइंट पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, ठीक है? तो यहाँ पे वेक्टर समेशन हमें निकालना होगा, ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो, ये C पॉइंट हो गया। अब ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो ये कैसा फोर्स देगा? रिपल्सिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी देगा रिपल्सिव, ठीक है ना? उनके डायरेक्शन को हमें मेंशन करना आना चाहिए। ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में देगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना? रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में देगा, लाइन अराउंड लाइन पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ, ओके? सपोज इस फोर्स का नाम है F1, इस तरफ, ठीक है? निकालेंगे उसको, ये भी उसको रिपल्सिव देगा उस तरफ, ठीक है ना? इसी लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन के अराउंड जाएगा ये। सपोज ये है F2, ठीक है? हम इस चार्ज पे निकाल रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इसके ऊपर बाकी के चार्ज जितने जितने भी फोर्स दे रहे हैं उनका वेक्टर समेशन ले लो, ठीक है ना? तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, हम F1 F2 निकाल लेंगे और F1 F2 का वेक्टर समेशन करेंगे, वेक्टर समेशन, ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए हमें एंगल चाहिए, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो 60 होगा। F1 F2 दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, नेट वेक्टर आ जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़े हो, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा उसका स्क्वायर रूट, ये होता है। A और B दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट,
थीटा दोनों के बीच में एंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा उसका स्क्वायर रूट, ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है सपोज, तो इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो यहाँ पे पहले f1 f2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। f1 f2 का मैग्नीट्यूड देखो कितना होगा, f1 इक्वल टू, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, f1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अभी k लिखते हैं, कांस्टेंट k, ठीक है। k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है, q1 q2 मतलब यहाँ पे q स्क्वायर होगा, q और q है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, a है, मतलब a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये सॉरी f1 निकाल है, ये इस तरह जो फोर्स है। अब f2 कितना होगा, देखो वही सेम होगा, ठीक है ना, k q स्क्वायर और a वही होगा। f1 f2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अलग है, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अब वो फॉर्मूला यूज कर दो, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट सपोज अगर f लिखेंगे मैग्नीट्यूड उसका, तो ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा उसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू, देखो f1 f2 दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2f1 स्क्वायर, इन दोनों को f2 की जगह पे भी f1 लिख दिए, 2f1 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे भी f2 की जगह पे f1, 2f1 स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा उसका स्क्वायर रूट, इक्वल टू, देखो 2f1 स्क्वायर कॉमन गया, बाकी रहा 1 प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर रूट 2 f1 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, f1 1 प्लस cos थीटा मतलब 1 प्लस cos थीटा कितना होगा यहाँ पे, cos 60 1/2, 1 प्लस 1/2 होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया √2, f1 की जगह पे उसको लिख दो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, अब ये कितना हो गया 3/2 का स्क्वायर रूट, 3/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो √2 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया √3 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का वो ये होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी दिस मच। समझ में आ रहा है, वेक्टर समेशन लेना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक करते हैं, देखो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सपोज एक स्क्वायर है हमारे पास, ओके, सपोज एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हो गया, दिख रहा है, स्क्वायर है, वही सेम क्यू चार्ज है, सभी एंड में, सभी वर्टेक्स में क्यू चार्ज है, इसका भी ए है, सभी साइड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके ऊपर, ठीक है ना। वैसे ही करते हैं, वीडियो को पॉज करके कुछ भी कर सकते हो। देखो ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सन करेगा, सभी पॉजिटिव है, F1 सपोज ये इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर इस तरफ रिपल्सन F2, ठीक है ना। ये इसके ऊपर डायगोनली देखो इस तरफ ये रिपल्सन करेगा F3, दिख रहा है, इसके ऊपर ये F3, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, F1 F2 F3 का नेट निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लो, F1 और F2 का रिजल्टेंट, ठीक है। वो देखो इसी के अलोंग होगा, अरे ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर का जो रूल रहता है उसको यूज करो, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी तरफ होगा। तो F1 F2 का रिजल्टेंट निकाल लो, वो F3 के साथ एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उस रिजल्टेंट का F3 के साथ
और एक रिजल्टेंट निकाल लो, वो होगा नेट फोर्स। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ, जो भी आएगा इसके साथ एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर दो, सिंपली दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। देखते हैं कितना होगा। पहले F1 का मैग्नीट्यूड, F1 इक्वल टू, देखो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ठीक है। अब लिख सकते हैं F2 भी उतना ही होगा, अब स्क्वायर है तो ये जितना F1 हो रहा है उतना F2 का भी मैग्नीट्यूड होगा ना। अब F1 F2 के रिजल्टेंट को निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, F डैश सपोज, उसका नाम है F डैश, इन दोनों के रिजल्टेंट को, ठीक है। कितना होगा? दोनों के बीच 90 डिग्री है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ये भी वेक्टर का एक रूल होता है, दोनों वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री है तो ये होता है फॉर्मूला, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है ना। हाँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस विल बी, ये दोनों तो सेम है, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं 2F1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल बी √2। अब F1 स्क्वायर की जगह पे इसको लिख दो, क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर, ठीक है, सॉरी F1 स्क्वायर नहीं, F1 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट, मतलब F1 √2 F1, दैट विल बी √2 F1 की जगह पे इसको K Q स्क्वायर बाय स्क्वायर, कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट F3 के साथ एक ही डायरेक्शन में है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा F, उसका मैग्नीट्यूड होगा F डैश प्लस F3। क्यों होगा? क्योंकि एक ही डायरेक्शन 0 डिग्री, तो सिंपली ऐड कर देते हैं वेक्टर को, ठीक है ना। इक्वल टू F डैश कितना आया? √2 K Q स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस F3 कितना होगा? ये वाला K Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होता है? डायगोनल साइड इंटू √2, तो A √2 होगा, ये A √2 होगा ना, तो A √2 का स्क्वायर, A √2 का स्क्वायर कितना होगा? ये सॉल्व कर देना। देखो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन गया, बाकी रहा √2 प्लस ये कितना हो गया? ये 1 बाय इसका स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे तो समझ में आ रहा है। अगर इनमें से कोई नेगेटिव होता तो, ठीक है, इसी में ही देख लो, सपोज यही वाला नेगेटिव होता, ये -Q होता। देखो अगर ये -Q होता तो क्या डिफरेंस आता? ये इसको अट्रैक्ट करता इस तरफ F1 हो जाता, इस तरफ चलो F2 इस तरफ ये है, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करता, ये F1 होता, इस तरफ F1 नहीं होता, अट्रैक्ट करता ना इस तरफ, और इस तरफ होता F3, ठीक है। और F1 F2 का रिजल्टेंट भी इस तरफ होता, आंसर वही आता, पर अब डायरेक्शन अलग हो जाता, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ फाइनल डायरेक्शन होता, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अगर साइन चेंज हो जाता है तो उसी अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, Q चार्जेस हैं, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, लिख सकते हो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। यहाँ पे भी Q चार्ज सपोज सेंटर में रखा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज? टोटल 5 चार्जेस हैं, 4 तो स्क्वायर के वर्टेक्स में है और एक चार्ज सेंटर में है। तो सेंटर में जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। सिंपली ये 0 हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये 0 होगा ही होगा। अब सेंटर में है तो ये इसको इस तरफ रिपेल किया, ये इसको इस तरफ रिपेल किया, सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट पे नेट फोर्स 0, यहाँ से 0 आ गया। ये भी इसको इस तरफ रिपेल किया, ये इसको इस तरफ रिपेल किया, तो इन दोनों की वजह से भी 0, तो नेट फोर्स हो गया 0, ठीक है।
तो ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके हम नेट फोर्स ऑन ए चार्ज निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, परमिटिविटी के बारे में पढ़ना। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया था जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे। ठीक है ना? ठीक है, हमें पता है दो चार्ज, पॉइंट चार्ज अगर हैं Q1 Q2, दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R सपोज, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड उसका? कांस्टेंट K Q1 Q2 बाय R², ऐसा रहता है। ठीक है ना? अब देखो इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम जो है, जो भी मीडियम होगा, एयर हो, वैक्यूम हो या कोई और मीडियम हो, ये जो K है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा भी बताया गया था। दिस कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब इन्हीं दोनों चार्जेस को वही R डिस्टेंस पे ही रखो, एयर में रखो, तो जितना फोर्स रहेगा दोनों के बीच उनको लेके आप वाटर में रख दो, वही R डिस्टेंस, फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? किसी और मीडियम में रख दो, फोर्स और चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि Q1 Q2 R ये भले ही सेम हो पर मीडियम के अकॉर्डिंग ये K चेंज होता रहता है। ठीक है ना? ये K चेंज होता रहता है। सपोज इन दोनों के बीच में कोई एक तो मीडियम है अदर देन एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस कुछ नहीं है, कोई भी एक तो मीडियम है, वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी, कोई भी एक तो मीडियम है इन दोनों के बीच में। तो अगर कोई एक तो मीडियम है तो वो K बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूँ अभी, हम पढ़ रहे हैं इसी के बारे में, परमिटिविटी। ठीक है ना? तो अगर कोई भी एक तो मीडियम है तो वहाँ पे कांस्टेंट K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम दोनों चार्ज के बीच में है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। दोनों चार्ज के बीच में है उसके परमिटिविटी को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एप्सिलॉन। ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक चीज क्लियर पता चल रहा है, ये एप्सिलॉन टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में है। F इक्वल टू हम लिखे दिस मच, एप्सिलॉन टर्म डिनोमिनेटर में है, मतलब एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग फोर्स कम होता जाएगा। मतलब जिस मीडियम का परमिटिविटी जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम, जिसका परमिटिविटी कम है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। सिंपल सा है। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए ट्राई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे कर सकते हैं और क्वांटिटी नाम यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। सो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is a characteristic of that medium which determines the force, electrostatic force between two charges, two point charges placed there। दो पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में रखा है तो उनके बीच में फोर्स क्या होना चाहिए ये डिटरमाइन करता है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स उस मीडियम का जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी टेंड्स टू डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। परमिटिविटी अगर होगा, ज्यादा होगा तो फोर्स को डिक्रीज कर सकता है। ओके, ये ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक मीडियम का होता है। और भी कहीं पे ऐसा भी डेफिनेशन लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाने के एबिलिटी को हम परमिटिविटी कहते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा समझ लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी मीडियम में एब्जॉर्ब होने के एबिलिटी को हम परमिटिविटी बोलेंगे। सुनो,
एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, उस सेपरेशन में Q1 अगर Q2 के ऊपर या Q2 अगर Q1 के ऊपर कुछ फोर्स देना चाहता है, कुछ इंटरेक्शन करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स देना चाहता है, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये Q1 इस Q2 के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसका पूरा कंसेप्ट आगे पढ़ना है, यहाँ पे बस थोड़ा सा जान लो कि अगर दो चार्ज है तो एक एनर्जी रहता है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज इसके ऊपर एक एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो जब एनर्जी ट्रांसमिट करेगा तो बीच में जो मीडियम है दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसी बात है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ये एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है एक मीडियम में जो कि उसमें प्रेजेंट दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर सकता है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखा सकता है, इसीलिए तो मीडियम चेंज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट हो रहा है। ये है परमिटिविटी। ठीक है, तो मतलब जिसका परमिटिविटी सबसे कम होगा उसी में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, ऐसा ही है ना। देखो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। अब ये दोनों एक तो नहीं है, फिर भी सेम होता है अमाउंट, इज मिनिमम, सबसे कम इसी में होता है। परमिटिविटी सबसे कम वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस में ही होता है। ठीक है ना, तो उसमें फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा देखो, इसको FM लिखते हैं इसी मीडियम में, और फ्री स्पेस और वैक्यूम में उसको FO लिखते हैं, F0। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 R²। समझ में आ रहा है? ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। परमिटिविटी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए ε0। और जितने भी मीडियम हम इमेजिन कर सकते हैं सबसे कम परमिटिविटी इन्हीं का होता है। दैट मीन्स ε0 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ परमिटिविटी, सबसे मिनिमम अमाउंट में यही होता है। और इसका एक वैल्यू है वो हमें याद रखना है, याद रख लेना इसको। ε0 इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू हो गया, याद रखना इसको। यूनिट क्या होगा? 1/4πε0 का यूनिट क्या होता है? उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल होगा ना। 1/4πε0 का यूनिट क्या होता था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा होता था। पर इसका ऐसा नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब न्यूटन इनवर्स मीटर -2 होगा और कूलम स्क्वायर होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस। इतना अमाउंट होता है, मतलब वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है बाकी मीडियम के कंपेयर में। ठीक है ना। अब सपोज ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया, ऐसा लिख दो, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, फिर क्या होगा देखो। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो देखो ये बन रहा है FO/FM। LHS में FO/FM और F0/FM इज इक्वल टू, ये टर्म देखो कट जाएगा, ये पूरा कटेगा, ये पूरा कटेगा। अब 1/4πε0 डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये बन जाएगा ε/ε0। ठीक है, जब रेशियो ले ली मतलब डिवाइड कर दिए तो F0/FM इक्वल टू ε/ε0। ठीक है ना, ये जो रेशियो मिला ε/ε0, दैट मीन्स रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू εr रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम।
जो भी मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसको, इस रेशियो को, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द मीडियम। फोर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो और एप्सिलॉन के रेशियो के अकॉर्डिंग भी उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी होगा जिसका कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होगा। अब एक जैसा क्वांटिटी डिवाइड होके बन रहा है वो, तो ये कट गया ना, तो कोई यूनिट, कोई डायमेंशन उसका नहीं होता। यूनिटलेस, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है वो। ठीक है, उसको हम रिलेटिव परमिटिव भी बोल सकते हैं। और भी एक नाम है उसका, उसको ऐसे के भी लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करते, कुछ टाइम बाद जैसे आगे आगे बढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक, वहाँ पे इसको और पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, वो आएगा कैसे, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू भी उसके बराबर ही होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। ठीक है, तो परमिटिविटी का कंसेप्ट समझ में आया, ये क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और फोर्स से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट क्लास में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग भी होगा, इम्पोर्टेंट भी होगा, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, और एक टॉपिक स्टार्ट होगा, जो पढ़े हो, जो समझे हो, इस सबको आगे यूज भी करना है। ठीक है ना, तो पढ़ाई जारी रखो। ओके, थैंक यू।